नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं अकेले हूँ, मेरा भाई तो बैंगलोर गया है, तो आज हॉट टेक्स्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन तो आज का ताज़ा खबर जो है, मैं हिंदी में ही बोलूँगा, आप उनको सुन सकते हो। और कल जब मार्केट छुट्टी पे है, तो परसों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आज उतना एक्साइटिंग न्यूज़ नहीं है जो इमीडिएटली आप ट्रेड कर सकें। लेकिन बहुत सारे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं जो क्लियरली दिख रहे हैं और उसे हमको ख्याल रखना चाहिए निवेश करने के पहले। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं 2 स्टॉक के बारे में, एक है पीवीआर और दूसरा है पेटीएम। सिनेमा के बारे में आज मैं पहला 2 न्यूज़ दूँगा आपको। पहला न्यूज़ है ये कि सारे चेन्स जो कंसोलिडेट हो रहे हैं, इसके अंदर पीवीआर भारत का सबसे बड़ा थिएटर चेन बन गया है। उन्होंने आइनॉक्स को एक्वायर किया था, लेकिन आइनॉक्स का वो ना सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है। तो मिंट में एक न्यूज़ आया है कि बॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड सब मिला के, तमिल सिनेमा को मिला के क्या हो रहा है कि लोग सिनेमा देखने थिएटर नहीं आ रहे हैं। पहले बार भारत में ऐसा हुआ है कि जो खाना-पीना आप लोग खाते हो, कोक पीते हो, पेप्सी पीते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, जो का फूड्स एंड बेवरेजेस हैं, उनका कॉस्ट सेल्स, टिकट सेल्स से ज़्यादा हो गया है। तो थिएटर्स एक एंटरटेनमेंट ज़ोन बनकर खाने-पीने का जगह हो रहे हैं। टिकट्स बहुत कम बिक रहे हैं। आने वाले समय में थिएटर्स और श्रिंक होंगे, क्योंकि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा कर रही है और बेहतर करने की संभावना है। और ओटीटी में अपने टाइम पे क्या पिक्चर देखना है ये डिसाइड कर वही मूवीज़ आप देख सकते हो। आपके पास चॉइस होगा। दूसरा बात है, मैंने अनेक बार आपको बोला है पेटीएम के बारे में। अभी तक पेटीएम की मैनेजमेंट को क्लियर बिज़नेस प्लान नहीं है। जब से नेशनल पेमेंट्स कंपनी ऑफ इंडिया ने भीम ऐप को लॉन्च किया है, उधर से यूपीआई ऐप से लॉन्च करने से पेटीएम का बिज़नेस चौपट हो गया है। तो अभी उसका बैंकिंग लाइसेंस भी कैंसल हो चुका है। तो जब वो कुछ दिन पहले ये न्यूज़ था कि वो अदानी के साथ टाई अप करेंगे और पेटीएम को अदानी साहब खरीद लेंगे, लेकिन वो बेबुनियाद रहा। अभी न्यूज़ है जो पेटीएम की सिनेमा टिकट्स बेचने की डिवीजन है, उसको ज़ोमैटो खरीदना चाहती है, वैसा न्यूज़ है, कोई कंफर्म नहीं हुआ है। अगर ये हो जाता है, एक ये बड़ा स्टूपिड डिसीजन होगा, क्योंकि सिनेमा टिकट्स का सेल कम होता ही रहा है। पेटीएम के लिए अच्छा खासा डिसीजन है, ताकि उनको कुछ कैश फ्लो मिल सके और उस कैश को भी वो बर्न कर सकें। लेकिन अगर कोई क्लियर ठोस बिजनेस प्लान नहीं है ना, पेटीएम सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगले 3-4 साल में संभावना है कि वो बायजूस की तरह बैंकरप्ट हो जाए। तो आप पेटीएम के साथ ट्रांजैक्शन करना केयरफुली करें। अपने रिस्क पर कर रहे हैं, सोच समझ कर कीजिए और इनका स्टॉक को अवॉइड कीजिए, कंसीडर मत कीजिए। ये मेरा सलाह है। अभी जब मार्केट नीचे गिरा था, उसमें से एक ही सेक्टर है जिसने बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म की है, वो है एफएमसीजी स्टॉक्स। इलेक्शन के बाद मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई रीच किया है, लेकिन जो बड़े स्टॉक रिलायंस और अदानी एंटरप्राइजेस अपने 52 वीक के आसपास नहीं है, अभी तक वो 52 वीक के पास नहीं है। लेकिन जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है, वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और वो जून 4 और उसके बाद ग्रो कर रही है, स्लोली एक्सपैंड कर रही है। ये इससे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स, पॉपुलर मेजर्स होंगी, वो रूरल इनकम को इंक्रीज करेगा और लोग पैसा को अपने जेब में नहीं रखेंगे, पैसा को स्पेंड करेंगे और इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा एफएमसीजी कंपनीज का। इसीलिए एफएमसीजी स्टॉक्स बेहतर चल रहे हैं और वो लेस वोलेटाइल हैं। ऊपर नीचे सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं जो जाएगा। जो एस्टैब्लिश ब्रांड है उसका प्लस और माइनस 5% होगा। यही कारण है एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं
उनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं और इन कंपनियों में कर्ज भी बहुत कम है। तो पिछले साल में ये सारे एफएमसीजी कंपनीज ने अपने क्या मेजर्स लिए हैं कि उन्होंने अपने फोकस को एडजेसेंट कैटेगरीज में एक्सपेंड करने की कोशिश की है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने पहला ये किया कि उन्होंने रेमंड से वो एफएमसीजी बिजनेस खरीद लिया ताकि वो दूसरे वेलनेस प्रोडक्ट्स में एंटर करें, परफ्यूम, कॉन्डम्स ऐसे में एंटर कर देंगे। दूसरा उन्होंने ये किया कि एडजेसेंट मार्केट कैटेगरीज में उन्होंने एंट्री ले ली। वो सोप्स में बहुत पॉपुलर हैं, तो उन्होंने एक लिक्विड डिटर्जेंट लॉन्च किया है, उसका नाम है फैब। साउथ इंडिया में उन्होंने टेस्ट मार्केट की और वो 99 रुपया पर लीटर में लॉन्च हुई। पार्ले प्रोडक्ट्स ने यह किया कि वो बिस्किट्स के लिए फेमस हैं और बिस्किट्स बहुत बेचते हैं। उन्होंने आटा की मार्केट कई साल पहले ही वेकेट कर चुकी है। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी आटा मार्केट को वेकेट कर कर अभी आशीर्वाद को कंप्लीटली डोमिनेट करने का एक अवसर दिया है। जब पार्ले ने सोचा पाया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बाज जा रही है, उन्होंने आटा मार्केट में री एंट्री करने की कोशिश की है। 1996 में उन्होंने पैकेज आटा को लॉन्च किया था, लेकिन डिमांड के लिए कम होने के कारण उसी समय उन्होंने एग्जिट कर दी। बिकानो बिकरवाला फूड्स ने अब स्नैक्स और नमकीन के लिए बहुत मशहूर है। वो स्पाइसेस कैटेगरी में एंट्री कर रहे हैं। उनका नाम है स्वाद अनुसार, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए स्पाइसेस खरीद रहे हैं और उनको बाइंग का अनुभव है। वो इसको एडवांटेज लेके इसको कस्टम के फार्मर से डायरेक्टली एक्वायर करके उसको पैकेज कर बेचना चाहते हैं। एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही एफएमसीजी कंपनीज एडजेसेंट कंपार्टमेंट्स में एंट्री कर रहे हैं। आईटीसी इसके लिए मशहूर है, नया कैटेगरीज करता जा रहा है। तो एफएमसीजी का ये हाल है। अगर आपको सस्ता लगे तो आपको कंसिडर कर सकते हो। मेरे ख्याल में ये सारे कंपनियां जिसने मैंने डिस्कस की हीरा की सुई हैं, इसमें अभी बड़ा लेवल में एंट्री मत लगाइए। या हमको सबको पता है कि एचडीएफसी बैंक में लिक्विडिटी प्रॉब्लम है और इसी लिक्विडिटी प्रॉब्लम के कारण वो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो लगभग 100 तक पहुंच गया है और आरबीआई का प्रेशर है कि उसे नीचे लाया जाए। तो अप्रैल में एचडीएफसी बैंक ने अनाउंस की कि वो 60,000 करोड़ का फंड रेज करेंगे। तो अगर आज पहले बार न्यूज़ आया है कि उसमें 15,000 करोड़ वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में डालेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स लगभग 7 साल की टर्म पीरियड में है। तो 7 साल के बाद इसको वो उन्हें रिडीम करना है। क्यों वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स खरीद के लॉन्च के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में आपको एसएलआर और सीआरआर नहीं रखना पड़ता है। एसएलआर मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और इसमें क्या है कि लगभग आप जो डिपॉजिट की पैसा ले रहे हैं उसमें से 18% आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जमा करना पड़ता है और सीआरआर 4.5% की आसपास है। उसे आप कैश में के फॉर्म में आरबीआई में रखना पड़ता है। इसी से लिक्विडिटी प्रेशर में आ जाती है। तो उनका प्लान ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में 15,000 करोड़ लेकर आए हैं और आरबीआई की नियम के अनुसार एसएलआर और सीआरआर कंप्लीटली एग्जम्प्ट है सीएलआर एसएलआर रखने से। सो 100% ऑफ द फंड्स वो यूज कर सकते हैं। तो एचडीएफसी के पास लगभग अभी ऑलरेडी 1,20,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है और 15,000 करोड़ वो रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पास एचडीएफसी के पास 1,00,000 करोड़ का अफोर्डेबल हाउसिंग लोन है, उसे ऑफसेट कर सकते हैं ये 15,000 करोड़ से। तो ओवरऑल ये फंड रेजिंग की सोच रहे हैं एचडीएफसी बैंक। इसीलिए मैंने बोला है कि आप एचडीएफसी बैंक मत कंसिडर करो जब तक वो 1,000 रुपये के नीचे आ जाए। आप वेट करें, इसको कंसिडर मत कीजिए। फाइनली मैं 2 ड्रग डिस्कवरी के बारे में बात करना चाहता हूँ, स्पेशली एली लिली के बारे में। एली लिली ने बहुत सक्सेसफुली ड्रग टेस्ट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। उनका ब्रांड नेम है मोउंजारो एंड ज़ेपबाउंड। वो डायबिटीज एंड ओबेसिटी ट्रीट करती है और लगभग
$5 बिलियन की सेल हो चुकी है। 2022 और 2023 में लॉन्च हुई है और इसका टोटल मार्केट कैप $750 बिलियन है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये GLP-1 रिसेप्टर यूज करते हैं जो आपको भूख नहीं आने देती है, और भूख आने से भी आपको न्यूज़ ब्रेन तक नहीं जाएगा तो आपको भूख नहीं लगती है। लेकिन भारत के ऐसे अनेक कंपनियां हैं जैसे नैटको फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, जिनके पास ये ड्रग रेडी है और वे FTF के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत कॉस्टली है और रेगुलेटर प्रेशर डाल रहा है एली लिली पे दाम कम करने की, तो जल्द से जल्द कंपटीशन आ सकती है। ये भारत में इन 2-3 कंपनियां हैं जिसमें हमने पोजीशन ले लिए हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डी और नाटको फार्मा, जाइडस वेलनेस और सिप्ला, जो इस ड्रग को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अपना एडवांटेज कायम रखने के लिए लिट्राट्यूड नाम का ये ड्रग वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फैटी लीवर और लिवर ओबेसिटी को ट्रीट कर सकती है। ये फेज 3 ट्रायल में है और एली लिली को ये ड्रग सप्लाई करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके लिए वे एक नया प्लांट बना रहे हैं। नोवो नॉर्डिस्क के डेनमार्क का बेस कंपनी है, उसमें ये कंप्लेन है कि वो पैसा बहुत चार्ज कर रहे हैं, तो डेनमार्क के रेगुलेटर ये बोल रहे हैं कि आप पैसा कम करो। तो मिशिगन यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक इंश्योरेंस कंपनी ने ये कह दिया है कि हम इस ड्रग की प्रिस्क्रिप्शन नहीं पे करेंगे। ये सब संकेत देती है कि प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा इन 2 कंपनियों में पैटेंट को बाहर खुलने का। अगर पैटेंट बाहर खुल जाता है तो दाम नीचे आएगा, इंडियन कंपनीज उसको कॉपी करेंगे। तो लगता है ये जल्दी हो जाएगा, 1 या 2 साल में हो जाएगा, हमको मुनाफा मिलेगा। तो इसको नजर में रखते हुए आपको डॉक्टर रेड्डी, जाइडस वेलनेस और नाटको फार्मा कंसिडर करना है, क्योंकि सिप्ला बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।